JEE Advanced 2026 पेपर 2, राइट, और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें और एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, राइट। इसमें क्या कह रहा है कि एक मेटल वायर है, आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना लीजिए, दिस इज द मेटल वायर एंड दिस इज कनेक्टेड बाय, इसका जो भी लेंथ वगैरह दे रखा है, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से इसी में एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये कनेक्ट किया। बैटरी का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, राइट। और ये जो वायर है इसका क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻⁶ में कर लो मीटर स्क्वायर में। एंड व्हाट एल्स, लेंथ दे रखा है 100 मीटर, राइट। So and these are the things that are given to you. आगे क्या है, the density, atomic mass and electrical conductivity of the metal. तो क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है मेटल का। डेंसिटी इज हाउ मच, 6.35 इंटू 10⁻³ kg/m³। दिस इज डेंसिटी। इसके बाद ग्राम पर मोल, एटॉमिक वेट दे रखा है कितना है, 63.5 ग्राम पर मोल है ना। एंड व्हाट एल्स, और कंडक्टिविटी दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁸। एनीवेज ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद पूछा क्या है, एज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना पड़ेगा इसके थ्रू। द ड्रिफ्ट स्पीड इन मिलीमीटर पर सेकंड निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। तो रिलेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, दिस इक्वल टू NeAVD। पहले तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ दे ही रखा है, दिस इज द चार्ज गिवन टू यू। अब गॉट नंबर मालूम है, एरिया गिवन है, और ये चीज़ निकालनी, करंट निकालना पड़ेगा पहले, करंट कितना है। तो करंट निकालने से पहले मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो, तो वो लोग निकाल लेते हैं। आर कितना होगा, ρL/A। तो रो देख लीजिए, रो कितना दे रखा है, 1/2 इंटू 10⁸। लेंथ है 100 यानी 10⁻², और एरिया कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ ऊपर जाकर के 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये 10⁻² है, ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 8, तो ये कैंसिल हो गया। 0.5 अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो 5 to the 10, 2 कैंसिल, तो ये 1 बचा, यानी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम। तो अब इसमें जो करंट जाएगा इस सर्किट में वो कितना हो रहा है देखो, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू E/total R नेट। तो EMF दे रखा है 2 वोल्ट, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक इस वायर का रेजिस्टेंस, तो वो भी 2 ही है, 1 + 1। तो करंट आपको आ गया 1 एम्पियर, ये तो मालूम हो गया मुझे। अब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट वाला वो निकालने जा रहे हैं, तो वो ज़रा देखो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी उसने दे रखा है कितना, 6.35 इंटू 10⁻³ मास क्या होगा, तो ये है इतना ग्राम पर मोल। तो पहले मैं देख लूँ कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट बेसिकली। तो एटॉमिक वेट क्या जरा देखो, उसको मैं लिख लेता हूँ 63.5 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻3, और डिवाइड बाय 1 मोल है ना, तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मोल की वैल्यू क्या दे रखा है इसने एवोगाड्रो नंबर में, 6 इंटू 10⁻23 है। और किसी की कॉल आ गई थी, तो खैर एनीवेज कहाँ तक पहुँचे हम। तो ये आपका मास आ गया, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास पर एटम बेसिकली, ये आपका हो गया, और डिवाइड बाय नीचे आपका वॉल्यूम दे रखा है, दिस इज द नंबर वॉल्यूम, ये है ना। तो ये जो चीज़ है ना N/V, इसी को हम लोग स्मॉल n लिख रहे हैं, नंबर ऑफ, यहाँ तो एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, लेकिन यहाँ कह रखा है कि हर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एज्यूम करना है 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो जितना ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इसके हिसाब से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आने जा रही है, मैं यहाँ ज़रा सॉल्व कर लूँ,
तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, पहले से 6.35 है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा दोबारा, देखो क्या होगा, 6 इंटू ये 23 और ये 3 26 और ये 10⁻² इधर आएगी 10⁻², यानी ये आ जाएगा 10⁻28। तो n की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से मैं निकालने जा रहा हूँ, 1 एम्पियर इज इक्वल टू NEAVD। अब यहाँ से मुझे VD निकाल लेना है, एवरीथिंग इज नोन टू अस नाउ। VD क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n आपका आ चुका है 6 इंटू 10⁻28 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसके बाद इंटू एरिया यहाँ दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻6। बस यही आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ मेरे ख्याल से क्या आएगा, सीधे रखा, यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, ये है JEE एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, यहाँ पे कोई कारपेंटर आया हुआ और ठोक पीट कर रखा उसने, आवाज़ आ रही है तेज़। एनीवेज, क्वेश्चन पढ़ लिया। अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड X फ्रॉम T इज इक्वल टू 0। तो यानी एक चीज़ तो मालूम कर लो कि T इज इक्वल टू 0 पे आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, एंड दिस इज एट ए कांस्टेंट रेट अल्फ़ा पर सेकेंड। तो अल्फ़ा पर सेकेंड जो है वो प्रोडक्शन रेट है उसका, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, है ना। प्रोडक्शन रेट क्या है, अल्फ़ा पर सेकेंड, ठीक है। और डीके रेट हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, माइनस लैम्डा n आता है बेसिकली, ठीक है। तो नेट जो आपका आएगा, नेट डिके रेट जो होगा वो क्या होगा ज़रा बताओ, बल्कि नेट डिके रेट नहीं, नेट प्रोडक्शन रेट। अल्फ़ा से प्रोड्यूस हो रहा है और लैम्डा n से वो डिके हो रहा है, तो नेट फॉर्मेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, dn बाई अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt। जब टाइम 0 था तो n आपका 0 है, और यहाँ टाइम t पे आप इसको मान लो n। तो सॉल्व करो, ये इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा, -1 बाई लैम्डा लॉग अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, लिमिट क्या है 0 से n, और ये हो जाएगा आपका t। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू बल्कि सॉल्व कर ही लेता हूँ ना, कन्फ्यूज हो जाएगा नहीं तो। ये उधर जाके हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, मैं लिख रहा हूँ लॉग अल्फ़ा माइनस लैम्डा n बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा n बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ n, ठीक है। अब नेट डिके रेट जो है हम जानते हैं कितना होगा, आपका लैम्डा n होता है, ये निकाल लीजिए आप। लैम्डा n का मतलब हो जाएगा लैम्डा इंटू अल्फ़ा बाय लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास अल्फ़ा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो ये नेट डिके रेट है, यानी ये कन्वर्ट हो रहा है ईच डिके ऑफ एक्स प्रोड्यूसर्स। अब ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, और जिस रेट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस बोला कि ईच डिके ऑफ एक्स प्रोड्यूसेस एनर्जी ई नॉट। तो ये इतना पर सेकेंड है, इसको अगर ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर जनरेटेड पर सेकेंड आ जाएगा। तो पावर हम लोग निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट अल्फ़ा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी
और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है कह रहा है आगे पढ़ो, विच इज़ यूटिलाइज टू हीट अ लिक्विड ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट s, assuming no heat loss from liquid and taking lambda the decay constant anyway, the rate of increase in the temperature, तो मैं लिखूंगा इसे जो हीट रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ms d टेम्परेचर बाई dt टाइम। तो यहाँ से मुझे यही निकालना है। क्वेश्चन देखिए पढ़ ले क्या पूछा है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज इन यही है dt बाई dt। तो dt बाई dt जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, ई नॉट अल्फ़ा बाई एम एस 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। देख लो कौन सा आंसर है ये, अल्फ़ा ई नॉट बाई एम एस 1 माइनस ई पावर होती है, ए ही आंसर इसका है ना। तो ए इज डन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री। चलिए रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको दे रखा है 6 डिग्री, ये थिन प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म वेरीज, यानी मैं इसको म्यू लिखूंगा, ये वेरी कर रहा है अल्फ़ा लैम्डा, इसने एन से लिखा है, नहीं बस आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर। रोटेशन चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू यूज़ होता है इसलिए मैंने म्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें जो अल्फ़ा वगैरह है वो वाले दे रखा है, अल्फ़ा कितना है 3 माइक्रोमीटर इनवर्स एंड बीटा इज़ 0.096 माइक्रोमीटर स्क्वायर राइट। If lambda minimum is the wavelength at which the angle of minimum deviation is the smallest, तो angle of minimum deviation जो होता है वो आता है mu माइनस 1 इंटू ए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, अब पता लगाना कि किस लैम्डा पे ये मिनिमम स्मॉलेस्ट होगा। तो पहले मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, म्यू कितना है आपको, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 ये हो गया इंटू ए, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी डी बाई डी लैम्डा, देखता हूँ किस पे मिनिमम आता है, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, यानी नीचे जाके ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा आपका ए, क्लियर है। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसको वैल्यू मुझे पुट करना होगा 0, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा क्यूब आ रहा है 2 बीटा बाई अल्फ़ा। अच्छा मैं सब कुछ माइक्रोमीटर में ही निकालूंगा क्योंकि लेंथ वगैरह सब माइक्रोमीटर में दे रखा है। तो 2 हो गया, बीटा कितना है 0.096 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा है 3। तो एनीवेज यहाँ से हटा करके मैं इसे 1000 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 द 9 3 2 द 6, तो ये आ रहा है 64/1000। लेकिन ये लैम्डा का क्यूब है, क्यूब रूट जब निकालोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10 यानी 0.4। तो लैम्डा की वैल्यू 0.4 आ गई, यानी लैम्डा की वैल्यू 0.4 के लिए अल्फ़ा, ये सब माइक्रोमीटर में याद रखिएगा, लैम्डा की वैल्यू 0.4 के लिए मिनिमम डेविएशन जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इस वैल्यू को पुट करके पहले म्यू निकाल लूँ मैं, क्या फिर असल में निकालने के लिए क्या देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ डी एम एट लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम के लिए मुझे ये डी मिनिमम की वैल्यू तो इससे निकलेगी, लेकिन इसमें म्यू आया है, म्यू की वैल्यू मुझे निकाल लूँ पहले यहाँ से। तो म्यू कितना आएगा, अल्फ़ा लैम्डा कितना है, अल्फ़ा है आपको 3, लैम्डा है 0.4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बीटा है आपका 0.096 और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 0.16। चलिए एक 0 यहाँ बैठा दूँ, मैं से हटा देता हूँ। तो 16 10 160 और 16 ये हो गया 0.6 यानी 1.2, 3 इंटू 0.4 इज 1.2 और प्लस 0.6, ये वैल्यू आ रही है 1.8, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं डी मिनिमम निकाल लूँगा फॉर दिस केस जो रिक्वायर्ड है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, डी मिनिमम का भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी थी हमें। ये म्यू म्यू -1 इंटू ए
म्यू है आपका 1.8 माइनस 1 इंटू 6 डिग्री, ए 6 डिग्री है, 1.8 माइनस 1 इज 0.8 इंटू 6 डिग्री, ठीक है, आ जाएगा 4.8 डिग्री इज द आंसर। तो ये बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डन। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये ज़रा देखो क्या है। इसमें क्या रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ k बाई, अट्रैक्टिव फोर्स है k बाई r स्क्वायर, जिसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। अब इसको या तो इधर घसकाइए आप, या यानी सेंट्रल किसको फिक्स करना है, कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड, इट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड इधर आउटवर्ड और इनवर्ड, कुछ भी, और डिस्प्लेस करके जैसे ही छोड़ेगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन देख पढ़िए, कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाई अ स्मॉल डिस्टेंस due to which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is, ये आपको निकालना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास क्या क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए mvr इज इक्वल टू l, ये तो यही रखा है उसने, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह के फोर्स में आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, k बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक आर कैंसिल कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से v आ रहा है k बाई एम आर, ठीक है, अंडर रूट। अब एक चीज़ अगर याद रखिएगा कि फॉर सेंट्रल फोर्स इस केस में जो इसकी एंगुलर स्पीड इसके अबाउट होती है और रेडियल, ये जो फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये रेडियल डिस्टेंस की चेंज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दोनों सेम होगा, यानी इसके अबाउट जो घूम रहा है ये वाला ओमेगा और इसका ओमेगा, ये दोनों आपका सेम होता है, तो याद रखिएगा ये रूल। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई आर, और यही ओमेगा 2 निकालना है, फ्रीक्वेंसी सेम ही होता है, तो मैं यहाँ से निकाल ले जा रहा हूँ, यानी ओमेगा 2 बेसिकली निकालना, तो v बाई आर होगा, v इतना है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, दिस इज k बाई एम, और ये r पहले से है, और फिर v बाई आर, यानी यहाँ r लिख देता हूँ मैं, इसको अंदर ले आर क्यूब हो जाएगा बेसिकली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम आर क्यूब। तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब आगे हम लोग निकाले यानी आर को रिप्लेस करना है के वगैरह से, देखो यहाँ से कुछ आ रहा है। हाँ, अब इस वाले इक्वेशन में देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ से v इज इक्वल टू कितना, ज़रा देखो v इज इक्वल टू आ रहा है l बाई एम आर, और इस साइड क्या है k बाई एम आर अंडर रूट। तो इसको अगर मैं यहाँ से इधर सॉल्व करूँ, यहाँ ला रहा हूँ दिखाने के लिए, स्क्वायर कर लो इसको, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा के बाई एम आर, कर सकते हैं। तो एक m कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो r मैं उधर ले जा रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एम के, है ना, r इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम के, ये वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू। तो यहाँ r क्यूब है, तो मैं अगर पुट करूँ ऐसे ओमेगा 2, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये k है, ये m है, और r का क्यूब है, तो r का क्यूब कितना आ जाएगा, ज़रा देखो, r का क्यूब हो जाएगा l का पावर 6 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा m क्यूब, और ये हो जाएगा k क्यूब, तो एक m से कट के स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रहा है, एम स्क्वायर k4
बाई L6, ये ओमेगा 2 है, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा 2 आ जाएगा m के, ये K6 है ना, L6 है बेसिकली, ये आ जाएगा m k स्क्वायर बाई L क्यूब। तो दिस इज ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब m k स्क्वायर और L क्यूब। सो दिस इज द आंसर, 2 पाई L क्यूब बाई m k स्क्वायर, 2 पाई L क्यूब बाई m k स्क्वायर। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ये JEE एडवांस 2026 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5 राइट, स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। कंसिडर 2 आइसोसेलेस प्रिज्म्स 1 एंड 2, ये 2 प्रिज्म दे रखा है इसमें, विथ प्रिज्म एंगल्स एंड A1 एंड A2 और एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N1 N2, एवरीथिंग इज गिवन इन द पिक्चर एज शोन इन द फिगर। द फेसेस A1 B1, देखो ज़रा देखो, ये A1 B1 ये वाला जो फेस है एंड A2 B2 ये फेस और पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं एंड परपेंडिकुलर टू मिरर M, और ये इस मिरर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये दोनों फेस देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फेस ऐसे आएगा, ये पैरेलल, और ये फेस ऐसे आएगा, ये भी पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल, यानी इसके परपेंडिकुलर है, ये कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस A1 C1, यहाँ से इस पे इंसिडेंट है ये, एंड इमर्जेस फ्रॉम द फेस A2 C2, यहाँ से निकल के इस वाले फेस से, ये ना ये रे, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, फर्स्ट फेस। देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम हियर। तो ये थोड़ा सा फिगर हम लोग बना लें, है ना, मैं कोशिश यही भी करता हूँ। एक चीज़ और दिखा लो, यहाँ पे मैं एक लाइन ये पहले ड्रॉ कर लो, दिस लाइन ऐसे, इसको यहाँ ड्रॉ करो, कुछ रिलेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये E1 है, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज़ 90 माइनस E1, पता ही होगा, और ये चूँकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो ये हो जाएगा, ये भी सेम ही होगा ना, यानी 90 माइनस E1 ही होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 90 माइनस E1, है ना। अब फिर यहाँ अगर आप डाल दोगे तो ये भी 90 डिग्री, तो ये I2। अब ज़रा देखो, ये वाला अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ ये वाला 90 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 90 डिग्री, कुछ रिलेशन पहले निकाल लेता हूँ, 90 प्लस ये एंगल ज़रा देखो क्या है, ये है 90 माइनस E1 है यहाँ से, है ना। देखो ये 90, ये E1, तो ये 90 माइनस E1, और चूँकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट के बराबर होता है, तो ये एंगल मैं 90 माइनस E1 ही है, यहाँ मैं लिखूँगा 90 माइनस E1 और प्लस ये I2, है ना। तो कौन कौन सा एंगल लिया हमने इस ट्रायंगल में, ये एंगल 90 डिग्री, I2 ले लिया हमने, और ये वाला एंगल ले लिया। ये ऑब्वियसली 90 माइनस I2 भी होगा, लेकिन मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ और बताऊँगा मैं क्या रीज़न है। एंड ये तीनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, ये 180, 90 90 कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज I2, यानी I2 इज इक्वल टू E1, एक रिलेशन ये आ गया यहाँ से। और ये क्यों आया ये याद रखना, ये क्योंकि पैरेलल था ये साइड और ये मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उससे ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब आगे पढ़ते जाओ। ये बोला कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डेविएशन, पहला चॉइस हम निकालेंगे, पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि सही है या नहीं। तो इस केस हम जानते हैं कि अगर ये मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो ये इंसिडेंट एंगल और यहाँ वाला इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होता है, तो मैं लिखूँगा I1 इज इक्वल टू E1, पहला रिलेशन, ठीक है। और E1 यहाँ से इस केस में I2 के बराबर आ गया, इसकी वजह से E1 किसके बराबर आ गया, I2 लिख दिया हमने। और चूँकि ये बोला कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डेविएशन, तो ये वाला प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन, इसमें भी इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम होगा, तो दिस I2 इज इक्वल टू E2, तो ये I2 यहाँ किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। तो अगर दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाले केस में है तो ये पूरा का पूरा रिलेशन वैलिड होगा, याद रखना है, फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर बोथ द प्रिज्म्स। सब जगह वैलिड नहीं है, ये कहाँ वैलिड है, फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर बोथ प्रिज्म्स, है ना, अंडर दिस सिचुएशन। ये चूँकि मिरर यहाँ पे था और ये परपेंडिकुलर था ये दोनों साइड, तो उसके हिसाब से ये रिलेशन भी आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ बराबर हो गई। अब आगे बढ़ो, ये कह रहा है कि इस केस में ये रिलेशन आपका सही है कि नहीं पता लगाइए। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक ये इंसिडेंट रे लिया यहाँ से, है ना, ये I1 है
और यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये आपका R1 होता है, राइट। फिर यहाँ हो गया ये R2 होगा अंदर वाला, और ये इमरजेंट है आपका E1, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम डेविएशन केस हम लोग ये भी जानते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, है ना, जो प्रिज्म एंगल होता है उसका हाफ। तो ये होगा A1/2, ये है फॉर प्रिज्म नंबर 1। प्रिज्म 1 के लिए भी ये केस वैलिड है, और यही सिचुएशन उसके लिए भी, प्रिज्म 2 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि वहाँ भी मिनिमम डेविएशन वाला केस है। तो मैं R1 और इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A2/2 भी लिख रहा हूँ। हालांकि इसको R1 डैश वाला कर देना चाहिए, बट स्टिल चलिए कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ भी, ठीक है, ये सेकंड प्रिज्म के लिए। तो उस हिसाब से मैं अगर ज़रा देखूँ तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 इंटू साइन I1, क्योंकि इस साइड तो एयर है, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1, और साइन R1 क्या है, N1 इंटू साइन R1 की वैल्यू यहाँ पे है A1/2, A1/2। इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ लगा सकते हो, इस वाले पे स्नेल्स लगाओ। तो इसमें क्या है, 1 इंटू साइन I2, ठीक है ना, इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R2, या R2 भी कह सकते हैं, R1 डैश कर सकते हैं। यहाँ पे R2 तो इसमें ले लिया मैंने, R1 डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 इंटू साइन A2/2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ ज़रा चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ मिनिमम डेविएशन है दोनों प्रिज्म के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि I1 और I2 बराबर, देख लो I1 इज इक्वल टू I2, तो ये दोनों वैल्यू जो हो गई बराबर हो गई, तो यानी कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, अब पहले इसको लिख रहा हूँ, N2 साइन A2/2 इज इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा N1 साइन A1/2। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया N2/N1, N1 नीचे आ गया, बचेगा क्या राइट साइड में, साइन A1/2 बाई साइन A2/2। ये हमारे पास रिलेशन आना चाहिए, और वही है भी यहाँ पे, N2/N1 बराबर साइन A1/2 बाई साइन A2/2, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। क्लियर है। अब आगे दूसरा, इफ़ प्रिज्म 2 इज़ एट मिनिमम डेविएशन। अब यहाँ 1 की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि प्रिज्म 2 अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये रिलेशन ज़रा बताइए कि सही है कि नहीं। तो प्रिज्म 2 अगर मिनिमम डेविएशन में है तो हमारे पास रिलेशन देखो क्या होगा इस केस में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिज्म 2 मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म 2 का केस हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला केस। तो ज़रा देखो क्या होगा इस केस में, आएगा साइन I2 इज इक्वल टू क्या है, ज़रा देखो प्रिज्म 2 का ये केस ही है ना, साइन I2 बराबर N2 इंटू साइन A2/2, ये वाला केस। तो राइट साइड में तो ठीक है N2 साइन A2/2 है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन I1 दिया हुआ है, हमारे केस में क्या आ रहा है, साइन I2 आ रहा है। हालांकि I2 I1 के बराबर है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। किस केस में ज़रा पता ध्यान मैंने समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने एक वर्ड लगा दिया है ऑलवेज, ऑलवेज नहीं रहता, तो ये ट्रू हो सकता था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन यहाँ बोला कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों कि I2 जो है एक्चुअल में किससे बराबर है, I2 जो है देखो यहाँ से I2 जो है E1 के बराबर। हम इसको ज़्यादा क्या ले सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू साइन E1, साइन E1 बराबर दिस। लेकिन E1 जो है वो I1 के बराबर कब होगा, यानी हमने ये कब लिखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कब होगा, जब ये वाला प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ प्रिज्म 2 एज मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म 1 की बात नहीं कर रहा। अगर प्रिज्म 1 भी मिनिमम डेविएशन में होता तो फिर तो ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि प्रिज्म 2 सिर्फ मिनिमम डेविएशन में है, 1 नहीं है। तो जब 1 नहीं है तो फिर E1 को हम I1 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब ये केस कभी आएगा नहीं, साइन I1 वाला केस आएगा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, अब इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ। अब आइए नेक्स्ट, इसमें ज़रा पता लगाओ क्या है कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स 1 and 2 आर थिन एंड आर एट मिनिमम डेविएशन। फिर यहाँ भी वही केस आ गया कि दोनों थिन भी है और दोनों मिनिमम डेविएशन में। तो तुमने बताया दिया कि फिर इस केस में क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E2, सब बराबर आ गया था, याद है ना, जब दोनों मिनिमम डेविएशन केस में है। तो ये हमारे पास इस केस में वैलिड हो जाएगा सी के लिए। अब ये ज़रा पता लगाओ कि थीटा में और इसमें क्या रिलेशन। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे बना दूँ, खुद ध्यान समझना इस पार्ट को,
तो ये वाला जो एंगल है, मैं इसको दोबारा यहाँ बना रहा हूँ, ये एक्चुअली सिचुएशन क्या है, मैं बल्कि रेड से दिखा रहा हूँ। ये वाला एंगल जो यहाँ से ऐसे ऐसे, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल है आपका A1/2, ये एंगल A1/2, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस A1/2, यही होगा ना। सिमिलरली इधर निकालोगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस A2/2, और ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 90 माइनस A1/2 प्लस 90 माइनस A2/2, पूरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 180 90 90 कैंसिल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होकर आ रही है, थीटा आ रहा है A1 प्लस A2/2। क्लियर है बिल्कुल। अब जरा देखो मिनिमम क्या कह रहा है कि 1 and 2 आर थिन भी है और एट मिनिमम डेविएशन में, तो उस केस में जो डेविएशन की वैल्यू आती है डेल्टा एम, ये आता है म्यू लिख लीजिए या एन लिखिए, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से शो करा, तो कोई मैं म्यू ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो करता हूँ। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखो अगर ये 1 का केस है तो यहाँ A1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 2 सेकेंड प्रिज्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, बल्कि यहाँ भी लिखो μ1 माइनस 1 इंटू A1, और ये हो जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू A2। क्लियर है। और अब आप इस रिलेशन में पुट कर दो, क्योंकि थीटा की वैल्यू बता रहा है ना, थीटा निकालना है, तो मैं थीटा लिखूँगा, क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, थीटा हो जाएगा A1/2, तो यहाँ A1 कितना है, A1 की वैल्यू आ रही है डेल्टा M1 बाई μ1 माइनस 1, और A1/2 है तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, है ना, लेकिन A1/2 अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो लिखो, देखो थीटा बराबर क्या है, A1/2 फिर A2/2, तो A1/2 आ रहा है आपका डेल्टा M1/2 μ1 माइनस 1 प्लस A2/2 भी वैसे ही आएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा M2/2 μ2 माइनस 1। तो देखो है या नहीं, डेल्टा M1/2 N1 माइनस 1 प्लस डेल्टा M2/2 N2 माइनस 1, ये भी सही है, यानी दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, AC आ गया। देखो यहाँ प्रिज्म 1 जो है चूँकि मिनिमम डेविएशन पे है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू E1 जो लिखा ही जाएगा, और इस ज्योमेट्री से हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि E1 जो है वो I2 के बराबर है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन चूंकि ये वाला प्रिज्म अभी मिनिमम डेविएशन में नहीं है, तो I2 और E2 बराबर नहीं हुआ, तो I2 इज़ नॉट इक्वल टू E2, यहाँ तक तो सही। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहली बात कि चूँकि ये मिनिमम डेविएशन में है, तो एक चीज़ और यहाँ समझ लेंगे कि इस केस में जो R1 आता है, फर्स्ट वाला केस है ना, तो R1 इज इक्वल टू R2 बराबर A1/2 होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में ये भी सही होता है। अब यहाँ पे ज़रा स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1, और R1 कितने के बराबर है, A1/2। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन I1 बराबर इतना, N1 इंटू साइन A1/2, लेकिन और यहाँ I2 दे रखा है, तो ज़रा देखो इस पर्टिकुलर केस में I1 जो है E1 के बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं साइन E1, और E1 इस केस में I2 के बराबर है, नो डाउट। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन I2 बराबर दिस मच, यानी N1 इंटू साइन A1/2, और ये हमेशा सही होगा। अगर प्रिज्म 1 आपका मिनिमम डेविएशन में है तो यहाँ रिलेशन तो आपके पास वैलिड है ही, लेकिन अगर ये मिनिमम डेविएशन में नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, तो ये आपका हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो ये देखो ऑलवेज ट्रू है, तो इस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, A, C and D। देखिए यहाँ लिखा हुआ A, C and D, तो दिस इज डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कह रहा है कि इन अ वैक्यूम चैम्बर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम, ज़रा बनाते जाओगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसमें डेटा वगैरह दे रखा है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट केयरफुली। ये आपका x है और ये y अपवर्ड है, और ये z प्लेन जो है ऐसे ही है, z x z प्लेन हॉरिजॉन्टल है और y अपवर्ड इसमें दे रखा है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम एंड मास इज 1 मिलीग्राम, का मतलब 10⁻⁻6 kg। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि Q/m का जो रेशियो आ रहा है इट इज़ 1। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे, Q/m जहाँ भी आएगा तो ये वैल्यू 1 के बराबर है ना, 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻6 1 हो गया। अब आगे बढ़ो, इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी I + 2j, यहाँ से इसको ऐसे फेंका गया है, और ये जो वेलोसिटी है ना, ये एंगल आप थीटा मान लो, तो ये u वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है,
u इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में u cos थीटा, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से आओ तो u cos थीटा की वैल्यू 1 है और u sin थीटा की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला के हिसाब से हालांकि ज़रूरत नहीं लिखने की, बट स्टिल, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपने फेंका और आगे आगे इन्फॉर्मेशन और भी है इसमें कि फ्रॉम द एग्जिट प्लेन एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आपने इसको थ्रो किया है, आगे मूव करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 I वोल्ट पर मीटर, यानी राइट साइड पे आपके पास इसमें I डायरेक्शन में एक 1 वोल्ट पर मीटर का ये भी है। तो यहाँ निकाल लें, एक्सेलरेशन हो जाता है QE/m। तो इसकी वजह से x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, तो Q/m तो 1 हो गया, यहाँ देखो दे रखा है, और E भी 1 ही है, यानी ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग I डायरेक्शन। ये x प्लस में लिख ही दिया है, तो एक सीधा सीधा लिखो कि ax यानी एक्सेलरेशन यहाँ x में है और कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक वेरिएशन होगा। और ठीक है, और ये कब तक है, ये है अप टू t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगा। एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला इज स्विच्ड ऑन। इसके बाद जो है, यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड b इतना लगने लग रहा है, कितना है 6j टेस्ला, ठीक है, यानी y डायरेक्शन में। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो खैर -10 है, अंडरस्टूड है, को दिखते हैं, यानी ay की वैल्यू -10 है, वो हम लोग लिख लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेविटी तो है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो स्टार्ट करो यहाँ से। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे, है ना। हम पता लगाने जा रहे हैं सबसे पहला काम कि 0.2 सेकेंड पे जा करके इसका मोशन की वेलोसिटी क्या है। तो पहले वी वाई निकालते हैं, देखते हैं 0.2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस या प्लस ए वाई टी। तो यू वाई आपको ये है, ये 2 है ना, यू का वाई कंपोनेंट 2 है, और ए वाई माइनस जी है, तो माइनस जी यानी 10, वाई में तो कोई अभी एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, और टी कितना है 0.2, तो ये हो गया 2, तो यानी 10 इंटू 0.2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, यानी वी वाई 0 हो गया, यानी ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वाला हाईएस्ट हाइट वाला फॉर्मूला भी आप निकालोगे कि कितना हाइट पहुंचा यहाँ पे। एनीवेज, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, वो कितनी होगी ज़रा देख लो, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो वो भी अप्लाई कर लो। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे वी एक्स जो होगा वो होगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, है ना। तो यू एक्स क्या है, देखो यू का एक्स कंपोनेंट 1 है और ए एक्स भी 1 ही है और टी है 0.2, तो ये वैल्यू आ रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड एक्स इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ऐसे 1.2 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया, यानी अब एक्सेलरेशन एक्स में ख़त्म और दूसरी तरह का मोशन हो जाएगा। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन कर दिया है इस मोमेंट के बाद। तो पहले हम देखते हैं कि इस आगे पूछ क्या रहा है। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिट प्लेन एट टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड पूछ रहे हैं। तो पहले पॉइंट, क्योंकि इसके बाद मोशन चेंज हुआ है, तो पहले हम यहाँ निकालना जाने कि 0.2 सेकेंड में ये हाइट कितनी, कहाँ पहुँचा ये बेसिकली। तो ये चूँकि मैक्सिमम हाइट है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, याद है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो u का y कंपोनेंट 2 है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 2g मतलब 20, तो यानी 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर ये है। तो ये हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ज़रा बहुत ध्यान समझना, इसके बाद का जो मोशन है वो क्या होगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो किधर लगेगा ज़रा देखो, इसमें ये आई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके बाद लगेगा वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, यही होता है ना, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्पीड को चेंज नहीं करता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाला हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वजह से कोई स्पीड चेंज नहीं होती परपेंडिकुलर होने की वजह से। वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ये, तो वो सिर्फ सर्किल में घुमाता रहता है ना। तो अल्टीमेटली इसकी जो वेलोसिटी अब चेंज हो गई वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू करेगा, इसकी बात ये है ना। लेकिन नीचे सिंपली नीचे नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा,
ज़रा देखो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से क्या होने जा रहा है इसका, ये नीचे भी गिरेगा आगे, लेकिन अभी से यहाँ से क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्या है हम बाद में क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो वी है यहाँ पे 1.2 आई, क्रॉस बी क्या है, बी देखो यहाँ पे क्या रखा है, बी 6J, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये 6J, तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे तो आई क्रॉस जे यानी के आ रहा है, तो यहाँ से यानी ये के डायरेक्शन में फोर्स देगा, तो यानी ये सर्कल ऐसे मूव करेगा, ऐसे, क्लियर। लेकिन सिर्फ ऐसी सर्कल में नहीं मूव करता रहेगा, क्योंकि अब नीचे इसको ग्रेविटी भी पुल कर रही है डाउनवर्ड, तो नीचे भी जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो एक तरह से वो हेलिक्स बनेगा यहाँ पे, इस टाइप से मूव करेगा, ऐसे घूमता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहीं तक आना है, नीचे ज़मीन फाड़ के नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। तो अब हमारे पास जो बात है बेसिकली कि वाई का मोशन तो इंडिपेंडेंट है, वाई को नीचे, वाई इसको नीचे कौन ला रहा है, वो तो उसे ग्रेविटी ला रही है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये कब तक पहुँचे हम, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 0.2 सेकेंड में, जब भी हमने निकाला है ना h इज इक्वल टू हाफ ये स्क्वायर बाय 2g, तो ये किस पॉइंट पे हमने निकाले, v जो 0 हुआ था, t हमने क्या लिया था 0.2 सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड में यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, और ये बोला है 0.3 सेकेंड, यानी इसके बाद 0.1 सेकेंड और बचा, तो 0.1 सेकेंड में वो तो नीचे गिरना शुरू करेगा, तो उसके लिए हम हाइट निकालने जाने की कितना नीचे करेगा, तो वर्टिकल हाइट वो नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा, वर्टिकल में इनिशियल यहाँ पे तो 0 है, तो वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर 10, और टी कितना लेंगे 0.2 सेकेंड तो हो ही चुका, अब हमको इसमें 0.1 और चाहिए, तो 0.1 का मतलब 0.01 हो गया, तो ये आप कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा देखो 20 सेंटीमीटर तो ऊपर गया, और कितने सेकंड में 0.2 सेकंड में 20 सेंटीमीटर ऊपर गया है, और अगले 0.1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर नीचे चला आया, तो अल्टीमेटली मान लो कि वो कहीं यहाँ पहुँचा, तो ये हाइट अब कितनी बच गई, 20 माइनस 5 यानी 15 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो सही है इसका, ये पार्ट 15 सेंटीमीटर दिया है, दिस इज करेक्ट। अब आगे वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एग्जिट प्लेन एट 0.4 सेकंड भी देख लेते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी निकाल ही लिया हम लोग, 0.2 सेकंड में यहाँ पे था, और 0.4 बढ़ा दिया, यानी 0.2 और हमको निकालना पड़ गया, अगले 0.2 सेकंड में कहाँ पहुँचा, तो ज़रा देखते हैं कि कितना नीचे गया है। यहाँ से 0.1 सेकंड में तो 5 सेंटीमीटर नीचे गया था, अब यहीं से अगर हम 0.2 सेकंड ले लें तो देखते हैं कितना नीचे गया है, तो हाफ इंटू जी इज 10, और 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04, तो ये हो जाएगा 0.4/2 यानी 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अगले 0.2 सेकंड में ये फिर नीचे चला आएगा यहाँ तक, ये ना 20 सेंटीमीटर नीचे, 20 सेंटीमीटर ऊपर गया 0.2 सेकंड में, और अगले 0.2 सेकंड में 20 सेंटीमीटर नीचे, तो ग्राउंड पे आ गया वो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग है आपका, दिस नॉट करेक्ट, ठीक है। द पार्टिकल विल बी इन दी एग्जिट प्लेन एट 0.35 सेकेंड, सही बात है कि ग्राउंड पे हमने, अब देखो ये आंसर जो निकाले इसी का आंसर यहाँ भी मालूम हो जाएगा, ये 0.4 सेकेंड में वो 0 पे आया है, और ये बोला कि नहीं ग्राउंड पे आया 0.35 सेकेंड में, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस इज, तो जब ये सर्किल में जाना शुरू करेगा तो एक्चुअली अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। एक तो ये कि अगर ये सर्किल का रेडियस पूछ रहा है तब तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला क्या है, R = mv/qb, तब आप पुट कर लेना m बाई कितना है, q/m तो 1 होता है, या m/q तो 1 ही दे रखा, तो सिर्फ v/b बचेगा, तो v कितना रहा, देखो v हमारे पास 1.2 है, v परपेंडिकुलर ही होता है उसमें, mv परपेंडिकुलर/qb होता है, सर्कुलर पाथ जब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो v जो है वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट लेते हैं बेसिकली वो जो सर्किल का टेंजेंट होता है, तो v इज़ 1.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड नहीं बदलेगी और b कितना है, b इज़ 6, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, अगेन इट इज़ ये 20 सेंटीमीटर ही आ गया आंसर, तो ये 20 सेंटीमीटर ही है। तो अगर ये सर्किल का रेडियस पूछ रहे हैं तब तो ये आंसर सही है, अगर ये ट्रैजेक्टरी का पूछ रहे हैं तो जाहिर बात है वो नीचे भी जा रहा है ना, इससे करता है ऐसे नीचे आता जा रहा है, तो ट्रैजेक्टरी का जो रेडियस होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एनीवेज अभी आप चेक कर लीजिएगा कि क्या देते हैं वो, तो अगर मैं वही मानो उसको मान करके मैं इसको सही मान रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल के लिए यस, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 चार्जेस q1 = q एंड q2 = mq आर प्लेस्ड, तो चलो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, मान लो कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया, और P1 P2 एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, P1
इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी, और इस पे जो चार्ज है वो है क्यू, क्लियर है। और दूसरा आपका यहाँ पे है P2, इसका कोऑर्डिनेट है एम ए और एम बी, और इस पे चार्ज है एम क्यू, क्लियर है बिल्कुल। इन दी एक्स प्लेन वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल, ठीक है, एम बी जीरो नहीं है। ओके, if V1 is the potential at a point in the xy plane due to charge Q1 and V2 is the potential at that point, x1 एक तीसरा पॉइंट वो ले रहा है, वो पॉइंट हम यहाँ P मान लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल V at P ड्यू टू चार्ज Q1, अच्छा Q1 क्या है, Q1 इज ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1 यानी Q वो दे रखा है V1, और उसी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज Q2 जिसको MQ बोल रहे हो, इसकी पोटेंशियल कितना है V2, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दी पॉइंट्स एट विच V1 V2 को बराबर करके आपको निकालना है कि कौन कौन सा सही होगा। तो ज़रा देखते हैं, हमको V1 इक्वल टू V2 करना है, एक बात तो सही है, ऐसे ही ये इसी को यूज़ करना है हमें, ये किस किस पॉइंट्स पे होगा। तो ज़रा देखो, इस पर अगर मैं कर लूँ, इसका मान लो कोऑर्डिनेट है XY मान सकते हैं, तो V1 जो होगा वो क्या होगा, ज़रा देखो, वो हो जाएगा V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू V1 ये वाला इसकी वजह से, तो KQ बाई PP1, और ये हो जाएगा K इंटू MQ बाई PP2, ठीक है ना, KQ बाई R होता है, बराबर है मैंने यहाँ करा। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ज़रा देखो, KQ और KQ कैंसिल, तो 1 बाई PP1, PP1 कितना होगा, अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर बिल्कुल। और ये हो जाएगा m बाई PP2, तो PP2 कितना हो जाएगा, x माइनस एम ए होल स्क्वायर, ठीक है, एंड y माइनस एम बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इधर इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, स्क्वायर भी कर देते हैं। तो स्क्वायर जब करेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना हो, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन, अब सारा खेल इसी पे होगा, इसी में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बोला कि अगर m की वैल्यू -1 पुट करें तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट्स इज दिस, हम लोकस ही निकाल ही रहे हैं, तो m की वैल्यू -1 ज़रा पुट करो। तो m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले मैं निकाल रहा हूँ, m की वैल्यू अगर -1 है तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर, किसका कॉल आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y माइनस प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो फिर यहाँ भी लिखेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल। तो इसको सॉल्व कर दूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी आएगा, वाई स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, ए स्क्वायर इधर भी आएगा, ए स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, बी स्क्वायर इधर भी आएगा, बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा कैंसिल। बचेगा क्या, इस लेफ्ट साइड में बचेगा 2ax प्लस 2by, और राइट साइड में बचेगा -2ax माइनस 2by, ठीक है। अब इसको ऐड करें, 2ax इधर, 2ax 4ax, और ए भी ज़रा करके 4by इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, इतना तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सेम काम करना है, मेरे ख्याल से आप लोग भी कर लोगे, बट इसलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है। अगर आप लोग का मैथ्स ठीक ठाक है तो आप आसानी से सर्किल वगैरह का रेडियस निकाल सकते। एम की वैल्यू अगर 2 होगा तो क्या होगा देखो। चलो अगला देख लेता हूँ मैं, अगला क्या है, m इज इक्वल टू -2 कह रहा है करने के लिए, तो वो भी आप कर लीजिए।
तो मैं इसी में बल्कि पुट कर रहा हूँ कि m की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूँ, -2 है ना, m की वैल्यू 2 बल्कि, हाँ m की वैल्यू 2 है पहले, तो उस केस में क्या होगा ज़रा देखो, x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by है ना, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो यहाँ भी आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ax इंटू 4, तो माइनस 8ax माइनस 8by है ना, प्लस फिर a स्क्वायर, तो इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4a स्क्वायर 4b। अब देखो 4x स्क्वायर इधर आके x स्क्वायर, तो ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा 3, तो मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर और 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8x प्लस 4x, तो माइनस 4x, फिर से मतलब ये हो जाएगा माइनस 4by, बाकी कुछ बचा नहीं, 0 हो गया। तो अब ये एक सर्किल का इक्वेशन कैसे है, इसको 3 से डिवाइड भी कर दो, तो 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a/3 x माइनस 4b/3y इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं कि ये माइनस 2gx माइनस 2fy के फॉर्मेट है, तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे होता है पता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 सिमिलरली माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y/2। याद होगा ये सर्किल का इक्वेशन अगर आपको याद है तो सेंटर कितना होगा माइनस, तो यहाँ माइनस पहले से माइनस और यहाँ माइनस देना तो प्लस हो गया, 4a/3 ये कोएफिशिएंट ऑफ x है और डिवाइड बाई 2, तो 2 to the 4, तो ये 2a/3 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 2b/3। तो देखो 2a/3 यहाँ पे है और ये 2b/3, तो सेंटर तो सही है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है r √, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, तो c यहाँ 0 यानी कांस्टेंट का टर्म 0 है, यानी c वो वाला मत समझिएगा। और ये g और f है, स्क्वायर करना होगा, तो 2a/3 का स्क्वायर करो तो आ जाएगा, बल्कि वही चीज़ हो गया 4a स्क्वायर बाई 9 और प्लस 4b स्क्वायर बाई 9 और प्लस कांस्टेंट तो 0 यहाँ से 0 हो गया, तो 4/9 है, स्क्वायर रूट बाहर निकालो तो 2/3 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रेडियस, तो रेडियस भी सही दे रखा है यहाँ पे, तो यानी b इज़ ऑल्सो करेक्ट। सिमिलर अब एक्जैक्टली ये काम कीजिएगा आप -2 के लिए, तो ये भी एक सर्किल ही आएगा, आप चेक कर लेना, तो मेरे ख्याल से c भी सही आएगा और ये शायद गड़बड़ है, तो यू कैन डू दिस क्लियर बिल्कुल। तो आंसर यहाँ दे रखा है, अब आप इसको कर लेगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगी वो। चलिए नेक्स्ट इसको समझो, ये क्या कह रहा है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्राइजिंग 2 चार्जेस, मैं यहाँ बनाते चला जा रहा हूँ यार, -q और ये क्या है +q, ठीक है ना, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो d है, तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका q इंटू डी और डायरेक्शन क्या होगा i कैप। अच्छा इस सब का मास भी दे रखा है, ये मास m है और इसका मास भी m है, ओके। Separated by fixed distance and initially at rest with its dipole moment pointing along I, okay. A uniform electric field EJ is turned on at time t is equal to 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टर्न हुआ किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, E इज इक्वल टू कितना दे रखा है EJ, ठीक है ना, तो एट टाइम t एंड इट इज टर्न ऑफ एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे टर्न ऑन, t इज इक्वल टू TF पे ऑफ, ठीक है ना, ऑफ हो गया। व्हेन द डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा f, उस वक्त जो एंगल बना रहा है इस वक्त ऑफ होने के टाइम, तो एंगल बना रहा है थीटा f, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेते आना है।
नेग्लेक्टिंग एनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस, करेक्ट ऑप्शन इज और आर। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ज़रा देखो इसमें होगा क्या कि ये आपका, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई, ठीक है ना। और ये जो टर्न होगा तो जाहिर बात है कि पी क्रॉस ई से किधर जाए, ज़रा बताओ, पी किधर है और ई किधर है, इस साइड। तो कैसे टर्न होगा इसमें, अगर आप टॉग लगाओ तो क्या होगा, तो जाहिर बात है कि ये ऐसे जाएगा क्यू और ई, इसका मोशन इधर होगा तो ई ऐसे घूमेगा। तो थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कि ये चीज़ ऐसे आ गई, वही कितने टाइम के बाद है, टी एफ टाइम के, टी एफ ई टाइम की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और ये एंगल आप पी क्रॉस ई है ना, तो एक चीज़ ध्यान देना ज़रा सा, मैं इस एंगल को यानी दैट के मोमेंट, डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले रहा हूँ। तो ये एंगल आपका जो हो जाएगा, बल्कि ऐसे इसी को थीटा ले तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, ज़्यादा अच्छी बात। क्लियर है। तो असल में क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा है, तो रोटेशन वाला एंगल जो थीटा है, बोला देखो क्या कहता है, डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा एफ विथ आई। तो ये थीटा एफ विथ आई, आई के साथ ये 90 माइनस थीटा एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे। अभी देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्राइजिंग टू चार्जेस दिस जस्ट सेपरेटेड बाय दिस इनिशियली एट रेस्ट विद डायपोल मोमेंट इतना अलोंग a uniform electric field is turned on at this is turned off at the dipole moment neglecting। एक चीज़ कुछ दिया कि नहीं, हाँ, तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इसमें जाहिर बात है कि नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं मूव करके नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इस पे फोर्स जो लगेगा वो लगेगा क्यू ई डाउनवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई अपवर्ड। तो ये टॉर्क वाला केस है जो सिर्फ घुमाएगा, इसमें नेट फोर्स अगर बढ़ो तो ये डिस्प्लेस भी होता है, सेंटर ऑफ मास का मूव करता है, लेकिन चूंकि नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा, ये इसके बाद सिर्फ घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे, ये गलत है, तो ये तो रॉन्ग है। अब आइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ इज इक्वल टू दिस मच व्हेन थीटा एफ इज इक्वल टू π/6। तो ओमेगा एफ निकालना, कैसे निकालोगे बताओ, बता सकते हो? चलो मैं निकालता हूँ। देखो इसमें एक्चुअली है क्या कि एनर्जी तो कंजर्व है, क्योंकि ये पार्ट उसने लिख रखा है नेग्लेक्टिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, एनर्जी को मैं कंजर्व कर रहा हूँ इसके हिसाब से ही। तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। जब थीटा एफ की वैल्यू क्या बता रहा है π/6, ये बोला कि इसकी वैल्यू आप ले लीजिएगा π/6, तो हम पुट करेंगे अभी। तो इनिशियल काइनेटिक तो जीरो है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, क्वेश्चन के हिसाब से ही वो रेस्ट में था, रेस्ट देखिए इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है। एंड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस पी डॉट ई होता है। तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, माइनस पी डॉट ई, तो पी आपका ऐसे था और ई ऐसे है। इस वक्त जो इनिशियल केस में जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो पी इंटू ई इंटू कॉस 90, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या होगा, फाइनली हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैं आई बाद में पुट करूँगा, और ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर है, ये ओमेगा है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन में जब आएगा तो ये ओमेगा फाइनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल हो जाएगा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा एफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 90 माइनस थीटा एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सॉल्व करते हैं ज़रा सा इसको। तो ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 वैसे चीज़ जीरो होगी, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा पी इंटू ई इंटू साइन थीटा एफ, और इधर क्या बचा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर, ठीक है। आई कितना हो रहा है देखो, आई हो जाएगा एम मास यहाँ पे है और ये d/2 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये जाएगा m इंटू डी स्क्वायर बाई 4, अब फिर इतना ही इसका m इंटू डी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा m डी स्क्वायर बाई 2, टोटल इनर्शिया आपका इतना है। मैं यहाँ पुट कर दूँगा इस, तो लेट्स फाइंड आउट। तो P आपका, अच्छा P कितना है, Q इंटू डी मैग्नीट्यूड वाइज, और E हो गया यहाँ पे E ही है, साइन थीटा एफ यानी साइन π/6
क्वेश्चन के हिसाब से थीटा एफ दे रखा है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, ओमेगा की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल सकते हैं या थीटा की वैल्यू पुट करके तो निकाल सकते हैं ओमेगा, दोनों सही में आ जाएगा। तो मैं ओमेगा निकाल रहा हूँ थीटा पुट करके, और इसको हो जाएगा हाफ आई कितना है एम डी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा आपका ओमेगा एफ स्क्वायर। तो देखो काट दो इसको, तो साइन पाई बाई 6 तो हाफ ही हो गया ना, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल। तो यहाँ से ओमेगा एफ देखो क्या आ रहा है, ओमेगा एफ स्क्वायर क्या आएगा 2, अच्छा एक डी भी काटी दो यहाँ से, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्यू ई और डिवाइड बाई एम डी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 2 क्यू ई बाई एम डी, राइट। तो यही है भी ऑप्शन, ठीक है। या तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल सकते थे या थीटा पुट करके ओमेगा निकाल, तो ये आपका सही आ गया बेसिकली। इसके बाद बोला कि थीटा एफ पाई बाई 3 देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल इज गिवन बाय दिस, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ से अगर निकालें हम देखो तो हमने कंजर्व भी किया है बेसिकली, एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व है। अब की बार पाई बाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 निकालना है। तो लेट्स सी, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल 0 है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, राइट। मुझे निकालना है चेंज, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल जो होगा ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अब जरा देखो क्या होने जा रहा है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी चीज़ निकालनी है। तो ये है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यू इनिशियल आपका 0 था तो ये आपका 0 हो गया, माइनस फिर माइनस पी डॉट ई, तो ये लिखूँगा मैं माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस। अब देखो फिर वही बात है, थीटा पाई बाई 3 है, थीटा फाइनल यहाँ पे मुझे एंगल जो होता है इसके बीच का लेना था 90 माइनस पाई बाई 3 यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, यही करूँगा मैं ना, क्योंकि ये इस केस में पाई बाई 3 बोल रहा है। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू पी यानी क्यू इंटू डी, और ये हो गया ई, और ये आपका पाई बाई 2 यानी कॉस है बेसिकली 3 माइनस 2 बाई, ये पाई बाई 6 आ रहा है। तो पाई बाई 6 का मतलब क्यू डी ई, तो क्यू डी ई तो आएगा यानी क्यू ई डी तो है, और कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2, लेकिन यहाँ 2√3 बोल रहा था, ये भी रॉन्ग ही। एंड आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉर थीटा एफ इक्वल टू पाई बाई 4 द डायपोल रिटर्न्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी ग्रेटर देन टी एफ। तो ये तो हमेशा हो जाएगा ना, बोला कि भाई जब ये है यानी जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है उसके बाद तो किसी भी एंगल पर अगर आप निकालोगे तो उस केस में तो जब टॉर्क लगना बंद हो गया, टॉर्क लगना जब बंद हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये सही है इस केस में, क्लियर है। तो इस केस में ऑप्शन क्या है, बी एंड डी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस मोनोटोमिक गैस, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो लिखते जाते हैं, n इज इक्वल टू 10 मोल्स है, एंड मोनोटोमिक है तो गामा विल बी 5/3, CV हो जाएगा आपका 3R/2 एंड CP इज 5R/2, ओके। ये सब रिलेशन हो गया हमारे पास। इन स्टेट ए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए पे जो प्रेशर है वो आपका P0 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड टेम्परेचर यहाँ पे क्या दे रखा है, TA, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ यार, PA जो है वो P0 है और TA जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। इज़ इनक्लोज इन ए मेटल सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V0, तो VA V0 है तो खैर मालूम ही हो जाएगा, VA जो है वो V0 है, ओके। फिटेड विद ए फ्रेक्शनलेस पिस्टन, ओके। द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, तो यानी A से B का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, ये एडियाबेटिक है, सडनली कंप्रेस्ड एडियाबेटिक, ओके। सडनली कंप्रेस्ड टू विद वॉल्यूम, सडनली कंप्रेस्ड टू स्टेट B विद वॉल्यूम V0/3, ओके। तो VB जो है वो V0/3 दे रखा है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्या प्रेशर वगैरह में पूछा होगा, बी वगैरह पे देखो पूछ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग निकालते चले जाएंगे अभी। नाउ इसमें PB हमको नहीं पता है और TB भी निकालना पड़ेगा, हमको लगता है सारी चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी, राइट।
Now keeping the piston stationary, the cylinder is submerged in a water bath of temperature 11 degrees Celsius until the gas reaches द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ। यहाँ के बाद बोल रहा है कि इसको अपने वाटर बाथ में रख दिया है और इसका टेम्परेचर अल्टीमेटली टीसी जो आ गया है, टीसी चला गया है 11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री से कितना होता है? 273 प्लस 11 284 केल्विन, ये टीसी है। कीपिंग द पिस्टन स्टेशनरी, तो पिस्टन स्टेशनरी का मतलब जो हो गया यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस तो पता ही है, बीसी का जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है ना। ये अच्छा ये फिगर दिया हुआ नहीं है, चूज़ करना गया ऑप्शन सही है गलत, एनीवेज ठीक है, हम सारा इन्फॉर्मेशन पहले से लिख रहे हैं। बीसी चूँकि बोला कि पिस्टन को स्टेशनरी रख दिया तो आइसोकोरिक ही होगा। द सिलेंडर बाथ विच इज डिनोटेड एज स्टेट सी। फाइनली while still in the water bath the piston is brought slowly to its initial position। तो slowly मतलब यहाँ पे आपको आइसोथर्मल कर लीजिएगा, तो C से F जो है वो आइसोथर्मल। ठीक है, and brought slowly to its initial position which is denoted by state if R is in the ठीक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन द करेक्ट ऑप्शन इज और आर, और वैल्यू 9 पर 1/3 की वैल्यू दे रखा 2. एनीवेज तो देखो फर्स्ट केस जो है वो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो थर्मल से बड़ा होना चाहिए। तो एनीवेज ये प्रोसेस हमको सही लग रहा था। स्कीमेटिक पीवी डायग्राम प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज ए से स्टार्ट किया एडियाबेटिक, फिर बी से सी आपका आइसोकोरिक है, और फिर आइसोथर्मल हो गया, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। तो स्कीमेटिक पीवी डायग्राम प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज करेक्ट, ये सही है, ए इज करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू बी, यानी डेल्टा यू ए बी पूछा है उसने कि कितना होगा। तो डेल्टा यू का तो आपको रिलेशन पता ही है, दिस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, यानी एन सी वी निकाला हुआ, एन है 10, सी वी है 3R/2, और डेल्टा टी का मतलब मुझे निकालना होगा टी बी माइनस टी ए। तो टी ए तो मुझे मालूम है 300, टी बी निकालने के लिए मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस को यूज़ करना हो, तो मैं यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ टी ए वी ए गामा -1 इज इक्वल टू टी बी वी बी गामा -1। तो टी ए आपका 300 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वी ए है V0 और वी बी है V0/3। गामा -1 का मतलब कितना हो गया देख लो पहले, गामा -1 का मतलब हो गया 5/3 -1 यानी 2/3। तो मैं यहाँ पुट कर दूँगा 2/3। V0 कैंसिल, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, T2 निकाल रहे हैं। तो T2 की वैल्यू हो गई 300, 3 का स्क्वायर 9, 9 का पावर 1/3, तो 300 इंटू 9 का पावर 1/3 कितना होगा, 2.08 दे रखा है। तो देखो क्या आ रहा है, ये 2 0 ये हट ही जाएगा, तो 624 आ रहा है, 624 केल्विन। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ये आंसर आ जाएगा 2 5 10 15R इंटू टी बी आ गया 624 और टी ए है 300, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 324। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 4 60, 0 कैरिंग 6, 15 2 30, 6 36 कैरिंग 3, 15 3 45, तो 48 ये आ रहा, इतना आर आना चाहिए डेल्टा यू। 4860 है यहाँ पर, सही है, तो बी इज़ करेक्ट। इसके बाद देखिए द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस मतलब ए से बी से लेके सी से एफ तक। तो मुझे इस केस में टी एफ चाहिए, बाकी तो सब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू फॉर द होल प्रोसेस जो होगा ए से लेके एफ तक, तो बाकी तो वही, लेकिन मुझे इसमें टी एफ चाहिए। टी एफ क्या है ज़रा देखो, टी एफ है वही देखो मैं टी सी जो है आपका 284 है, इसके बाद तो थर्मली गया है, तो टी एफ भी 284 ही होगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ एन सी वी डेल्टा टी, तो फॉर्मूला सेम ही रहता है चाहे कोई प्रोसेस हो।
N is 10, CV is 3R/2, TF कितना है 284 और ये कितना था 300 TA। तो ये हो गया 2 5 10 यानी 15R, इसको मैं ऐसे कर लूँ 15R इंटू -16। चलो तो निकालता हूँ मैं। इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, PV गामा PA गामा इज इक्वल टू PV गामा। तो PB हो जाएगा PA इज P0, VA इज V0 और ये हो जाएगा V0/3 पावर गामा का मतलब 5/3। V0 कैंसिल, PA कितना है P0 है और 3 का पावर 5/3। तो pressure and temperature of the state B are 2.08 times। तो ये सही नहीं आ रहा ना, ये कुछ अलग ही आ रहा है। ये तो 3 के पावर 5/3 आ रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू दिस मच। 2/3 होता तो याद है, नहीं ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 2 थिन वायर्स, वायर 1 ऑफ डायमीटर इतना, एक का डायमीटर दे रखा है, वायर 1 के बाद मैं कह रहा हूँ 0.650 मिलीमीटर। ठीक है ना, ऐसे करता हूँ मैं। एंड वायर 2 की वैल्यू उसने दे रखा है, अननोन है, उसको डी मान लिया। ओके, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी द डायमीटर ऑफ द 2 वायर्स आर मेजर्ड विद द स्क्रू गेज। द स्क्रू गेज हैज़ पिच इतना एंड देर आर 100 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच है 0.5 मिलीमीटर बाय नंबर ऑफ डिवीजन पॉइंट, ये हो गया आपका 0.005 मिलीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। ओके, ऑन दिस सर्कुलर द स्मॉलेस्ट डिवीजन और खैर है लीनियर स्केल 0.5 मिलीमीटर है। ओके राइट, द टेबल शोज द रीडिंग्स ऑफ LS एंड CS फॉर द मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ D इन माइक्रोमीटर आपको निकाल के देना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट वायर में जो हमारे पास रीडिंग है वो एक्चुअल में देखो फर्स्ट वायर का डायमीटर इतना दे रखा है, तो D1 की जो वैल्यू आएगी वो हो गया, पहले तो लीनियर स्केल की जो रीडिंग है वो लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर। ठीक है ना, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 42 इंटू लीस्ट काउंट 0.005 एंड माइनस एरर। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 एरर, कुछ ना कुछ एरर होगा दिया हुआ इसीलिए, क्योंकि इसके 0 को फिर हम लोग सेकंड वाले में यूज़ करेंगे। तो D1 की वैल्यू है 0.650, ये हो गया 0.5 मिलीमीटर है भाई, मीटर नहीं। एंड इसको ज़रा देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 0.210 एंड माइनस 0 एरर। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा 0 एरर, ज़रा चेक कर लो। 0 एरर इज कमिंग आउट टू बी कितना आएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.710 माइनस 0.650, तो 0.060 मिलीमीटर, ये आपका 0 एरर आया। ओके, अब इसको सेकंड वाले में यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो सेकंड वाले में मुझे D निकालना है, तो D वाले में फिर वही काम करूँगा। पहले तो लीनियर स्केल की रीडिंग 1.5 मिलीमीटर, फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना होगा तो ये लेना होगा प्लस 95 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया मेरे पास, ये है 0.005 एंड माइनस 0 एरर। चूँकि 0 एरर पॉजिटिव भी आया तो साइन के साथ ही लेना है, तो ये हो जाएगा 0.06। तो चलो सॉल्व करता हूँ मैं। 1.5 प्लस ये हो जाएगा 0.475 और माइनस 0.060। तो चलो सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी 1.5, अगर मैं इसे सोलूँ तो ये हो जाएगा 1.975 और माइनस 0.060। तो 5 माइनस 0 इज़ 5, 7 माइनस 6 इज़ 1, 909 1 पॉइंट दिस, ये आपका इतना तो मिलीमीटर है। आंसर माइक्रोमीटर में पूछा है, तो और आगे बढ़ा करके 3 पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1915 इंटू 10⁻⁶, यानी इतना माइक्रोमीटर है ना। तो दिस इज दी आंसर, आंसर सही होगा। हाँ ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट मूव कीजिए।
ये क्या कह रहा है कि इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अ स्लिट ऑफ विड्थ इतना, तो विड्थ है बी ले लेता हूँ मैं, बी की वैल्यू दे रखा है 0.016 प्लस माइनस ये एरर दे रखा है 0.002, सब मिलीमीटर में। ओके, इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम यानी थीटा, थीटा दे रखा है 2 डिग्री प्लस माइनस 40 मिनट है, तो 40 मिनट कितना डिग्री हुआ, 2/3 डिग्री कर लो, है ना। 20 मिनट होता है 1/3, 20 मिनट जो डिग्री का होगा 1/3 होगा, ये 40 है तो 2/3 हो गया था डिग्री, ठीक है। ये एरर हो गया। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ यानी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा निकालना। तो ये एरर मेजरमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और डिफ्रैक्शन का जो रिलेशन होता है आपको पता है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। चूँकि ये बहुत छोटा सा एंगल बहुत स्मॉल है तो हम इसको बी थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एन चूँकि फर्स्ट ही केस है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू थीटा, राइट। अब मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना है इन वेवलेंथ। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा, सब याद है ना, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा। ओके, डेल्टा बी क्या है, वो यहाँ है, इट इज डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा 0.002 बाई बी क्या है, वो ये है 0.016 प्लस डेल्टा थीटा क्या है 2/3 और थीटा कितना है 2 है, ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 8 × 16, तो ये वैल्यू आ रही है कितना 1/8 प्लस 1/3, तो 8 + 3 11/24 इतना आएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, और क्या, पॉइंट डालिए इसको, तो 4 जाएगा, 4 4 × 16, फिर 0 डाल दीजिए और ये हो जाएगा। अब 5 8 या 5 9 आएगा तो अल्टीमेटली ये 6 ले सकते हैं आप, हाँ चलिए ठीक है, और रफली इतना ही आएगा 0.46, वो है आपके पास ऑलरेडी, डन। ये आपका आ गया डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। ओके, इसमें आ जाइए बाप। एज शोन इन द फिगर अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंटर्स फ्रॉम वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, बीच में गिलास है, फिर वाटर है, फिर ये कोई और मीडियम है। ओके, सब कुछ दे ही रखा है। एट ए पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल I, तो ये यहाँ से गया है और इसमें निकला अल्टीमेटली, अच्छा दोनों की वैल्यू सेम ही है, यहाँ भी I ही हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद बोल क्या रहा है, पोलर एट ए पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल द रिफ्लेक्टेड रे CD, ये देखिए आया, इज पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन एज शोन इन। एनीवेज, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे पोलराइज्ड, ये ब्रिस्टल्स लॉ अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। तो tan I की जो वैल्यू होती है वो होता है क्या है, म्यू ऑफ दैट मीडियम इनटू विच द लाइट वाज अबाउट टू एंटर, तो ये हो जाएगा NP और डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच द लाइट वाज एंटरिंग, तो ये NW हो जाएगा। तो NP कितना है 4/√3 और ये कितना है 4/3, 3 4 4 कैंसिल, 3/√3, तो ये हो जाएगा √3। tan I इक्वल टू √3, तो I कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आइए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या करेंगे, एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी फाउंड बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, हियर द रेजिस्टेंस R2 इज एडजस्टेड सो दैट द की व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड है इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स हाफ मिलीग्राम, is adjusted such that when the key is closed the deflection in the galvanometer becomes half of the value as compared to when K is open। यानी बेसिकली बोला कि करंट इन galvanometer when it is closed is half the galvanometer current when it is open, key is open। ये पहली बात तो इतनी है कि
नाउ हाफ डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट R2 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू दे रखा है इसने कितना, 4 ओम, एंड दस द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, उस इंस्टेंट पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, 6 ओम। ओके, इन दिस हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन द करंट इन मिली एम्पेयर थ्रू द रेजिस्टर R1 पूछा है, I थ्रू R1 इज व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, पहले मैं इसको कीज़ को ओपन करके रखता हूँ, और ये वैल्यू मुझे पता है गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है। तो जब ये ओपन रहेगा तो फिर इसमें करंट जाएगा, तो उस केस में यानी मैं लिख रहा हूँ IG ओपन जो है वो तो सिर्फ इस वाले पे करंट जाएगा, तो ये हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज बाई R1 प्लस जी, R1 प्लस RG दे रखा है 6। तो पहला इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, जब ये क्लोज हो जाएगा तो R2 कितना है, 4 है, और RG 6 है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, मैं दोबारा बनाऊँ, जब ये क्लोज करूँगा तब ये तो R1 हो गया, ये आपका 10 वोल्ट होगा, और यहाँ आपके पास मैं नेट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, कंफ्यूज ना करना, ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, ये है R1, और ये हो जाएगा पैरेलल में ना 6 इंटू R2 कितना है, 4 है, इसका पैरेलल कितना होगा, 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4 यानी 10, तो 24 बाई 10 यानी 2.4, तो ये 2.4 ओम, राइट। अब इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट होगा इस वाले में, वो कितना होगा, देखो वो हो जाएगा आपका 10 बाई R1 प्लस 2.4, राइट। तो अब इसमें जाहिर बात कि करंट आगे यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तक तो आ गया ये वाला करंट, अब इसके बाद बढ़ेगा, तो बढ़ने में चूँकि इन्वर्स ये होता है पैरेलल में जा रहा है, तो मुझे निकालना है इसमें, तो मैं क्या लिखूँगा, अब मैं देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी IG, अब मैं यहाँ लिखा रहा हूँ क्लोज्ड, तो ये वैल्यू होगी दिस मच करंट, यानी 10 बाई R1 प्लस 2.4 इंटू, इसमें निकालना तो पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, R2 इज 4, अब बाई R1 प्लस R2 यानी 10, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई IG क्लोज्ड। अब IG ओपन भी हमारे सामने है, IG क्लोज भी हमारे सामने है, अब इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे। तो IG क्लोज्ड यहाँ लिखा हुआ पहले लेफ्ट साइड में, तो लिखूंगा IG क्लोज्ड इज 4 बाई R1 प्लस 2.4, दिस इज IG क्लोज्ड, है कि नहीं, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स IG ओपन कितना है, 10 बाई R1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 5 10 कर लीजिए। अभी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखूँगा 4R1 प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 5R1, अब प्लस 5 इंटू 2.4 कितना होगा, 12, ठीक है। तो अब ये 5R1 है, ये 4R1 इधर जाएगा, R1 माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा राइट साइड में बचेगा R1, और इधर 24 माइनस 12 यानी R1 की वैल्यू आ गई 12 ओम, है ना, 24 माइनस 12, R1 की वैल्यू 12 ओम आ गई। अब मुझसे उसने पूछा है कि क्या इन दिस हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इज, ठीक है। तो अब जरा देख लो, IG क्लोज्ड जो है हमको निकालना है R1 के थ्रू, तो ये तो देखो सिर्फ इसमें आया ना, ये जो करंट हमारा निकाला वो इसमें निकाला है, टोटल करंट इसमें कितना था, वो था ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो करंट इसमें पास करेगा वही R1 से थ्रू पास कर रहा है, तो I की वैल्यू जो आ रही है ये R1 ही मैं निकाल लूँ बेसिकली, ये इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, ये पूरे कॉम्बिनेशन से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 बाई R1 इज़ 12 प्लस 2.4 यानी 14.4, यानी ये हो जाएगा 100 बाई 144। सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू मेरे ख्याल से इतनी आ जाएगी, और चूँकि ये आएगा आपका एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में निकालना है, तो मैं ऐसे कर दूँ 100,000 कर दीजिए, और यहाँ मिली एम्पेयर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 144 कर लो, तो जब सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 694.44, ठीक है, दिस मच मिली एम्पेयर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है बहुत ही, लेट्स डू इट। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि मास, लेंथ, टाइम और करंट, ये सबका यूनिट उसने ये ले लिया है अलग, सब में 5 kg, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 5 एम्पियर, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है।
तो एक चीज़ ज़रा देखो, हम लोग जानते हैं कि c बराबर होता है √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो मालूम ही है। अगर हम दोनों साइड μ0 से मल्टीप्लाई कर दें तो μ0 c बराबर आ जाएगा μ0/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जब यू अंदर लोगे स्क्वायर में तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी रूट के अंदर लोगे तो इतना आएगा μ0/ε0, ये कट गया, ये वैल्यू आ गई μ0/ε0, यानी इसका डायमेंशन वही है जो μ0c का है, राइट। तो मुझे μ0c का डायमेंशन निकालना है। μ0c का डायमेंशन होता क्या है, हम ये भी जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो निकालते हैं दो के बीच में, ये होता है μ0/4πI1 × I2/d, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है। तो ये डी हटा दो, मुझे μ0 की 4π का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो μ0 जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो μ0 का जो डायमेंशन है वो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं, एम्पियर स्क्वायर, राइट। एंड इनटू ये c है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको अगर मैं डायमेंशन वाइज लिखूँ तो न्यूटन का होता है mLt-2, फिर ये हो जाएगा L, और ये एम्पियर स्क्वायर ही है, और ये हो जाएगा T। तो बेसिकली ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है mL², और नीचे आ रहा है a² × T⁻³ ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ रहा है। डन। अब मुझे वही यूनिट कन्वर्जन लिखना है, तो मैं लिखूँगा N1U1 = N2U2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा N1 कितना है 1, और U1 कितना है, इसमें मैं लिखूँगा मास के लिए किलोग्राम, इसके लिए मीटर स्क्वायर, इसके लिए एम्पियर स्क्वायर, और इसके लिए सेकंड क्यूब। N2 मुझे निकालना है। इसमें देखो मास का जो के यूनिट दे रखा है वो कितना है 5 kg, तो मैं लिखूँगा 5 kg। लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट कितना है 5 मीटर, इसका स्क्वायर करना हो तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई एम्पियर का है 5 एम्पियर, तो उसका स्क्वायर तो 25 एम्पियर स्क्वायर, और टाइम का है 5 सेकंड, तो उसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 सेकंड क्यूब। तो देखो 25 × 5 125 यहाँ भी हो गया, ठीक है। और ये बाकी काट करो, एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब मीटर स्क्वायर केजी, एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब मीटर स्क्वायर केजी। तो N2 की वैल्यू ये 25 इधर आ जाएगा, तो N2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25, है ना। तो इस यूनिट में 25 है इसकी वैल्यू, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 SI यूनिट ऑफ दिस इज इन दिस सिस्टम कितना है 25। तो दिस इज द आंसर, देखो यहाँ पे है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि इसे बाद में करूँगा। चलिए ये JEE एडवांस 2026 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। सो लेट्स डू दिस। क्या क्या रखा है, अ कंटेनर ऑफ हाइट, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। अब आप पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ लीजिए, ट्राई कीजिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, डेटा क्या क्या दे रखा है। आप अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर जब नहीं समझ में आए तो फिर आप सोल्यूशन देख लेना। तो इसमें ये हाइट 2 मीटर है, और ये लेंथ भी पूरा कंप्लीट जो है वो 2 मीटर है, बट जो डेप्थ है इसका वो 1 मीटर है, एंड दैट्स गिवन टू यू। हाइट 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर। तो अगर अलग अलग लिक्विड की बात की तो सब 1 मीटर का डेप्थ है। एरिया अगर देखिएगा आप तो, एक मिनट इसको मैं कलर चेंज कर लूँ, एनीवेज, ठीक है। एंड दीज कंटेनर जो है इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल्स एंड 2 लार्ज एरिया हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स M1 M2। ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट रखा गया है, which extend far beyond the vertical walls in all directions. Okay, the container is partitioned in 2 equal chambers, ये बीच में पार्टीशन है। नीचे एक छोटा सा होल दे रखा है जिसका एरिया यहाँ दे रखा है, आपके सामने है। Initially the hole is closed and left chamber is of the container is completely filled with water। ये 2 मीटर पूरा वाटर भरा हुआ है, या कोई लिक्विड शायद है, वाटर नहीं, कोई लिक्विड से भरा हुआ है, और लिक्विड की डायरेक्टिव कांस्टेंट दे रखा है εr, यानी K की वैल्यू 15 है। तो हम ये सब लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, एनीवेज डायग्राम में सब कुछ दे रखा है। राइट चैम्बर में पहले एयर था, अब यहाँ से जो पानी निकले कि सॉरी वो लिक्विड इधर फ्लो करेगा तो ऐसा ये फिल होगा। एट टाइम t = 0 द होल इज ओपन एंड द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट चैम्बर टू द राइट चैम्बर। इन बोथ द चैम्बर द स्पेस अबव द लिक्विड हैज εr = 1। ओके, एंड इज मेंटेन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द स्कीमेटिक ऑफ द कंटेनर जो है सारी चीज़ें गिवन है। आपसे देखिए पहले पूछ क्या रहा था, हाइट इन मीटर ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट चैम्बर एट t = 500 सेकेंड, मैंने 500 सेकंड पे लेफ्ट साइड में लिक्विड की क्या हाइट है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो एज्यूम कर लो यहाँ पे जो दे रखा है, एज्यूम कर लेता हूँ मैं, पहले तो लिक्विड पूरा भरा हुआ था, अब एज्यूम कर लो कि ये घट करके यहाँ पे ये जो हाइट बची है, इस हाइट को मैं अब यहीं से स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। इस हाइट को मैं h मान लेता हूँ। तो रिड्यूस क्या हुआ यहाँ पे, जो घट के आ गया है वो कितना गया है, वो 2 - h,
राइट। तो इधर जो भरा होगा ये आपका 2 माइनस एच ही होगा, है ना, ये 2 माइनस एच होगा, जो लिक्विड जैसा खाली हुआ होगा वही इधर भरा है, सीधी सी बात है। तो पहले हम वो लगाते हैं आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो कंटिन्यूटी होगा वो लिखेंगे a इंटू, और यहाँ से हाइट एज्यूम कर लिए कि टी टाइम के बाद मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे टी टाइम के बाद ऐसा हुआ है, और डी टी टाइम के बाद ये लेवल थोड़ा सा घट के नीचे चला गया इतना, है ना, ये डी एच कह सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो ये आपका होगा एरिया तो है, एरिया मैं बताऊँ कितना है, और ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी, है ना। ये आपका एरिया इनटू वेलोसिटी, जो लिक्विड ऊपर से नीचे जा रहा है उसकी वेलोसिटी में लिखा है डी एच बाई डी टी। और इस साइड जो आएगा वो आ जाएगा एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस होल, यहाँ पे इस पॉइंट की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो v आएगा वो क्या आएगा, देखो a तो a है ही, और v जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2g तो है ही, और लेफ़्ट साइड की हाइट h है, इसमें से माइनस होगा ये वाला है 2 माइनस एच, तो h माइनस 2 माइनस एच, है ना, है लेफ़्ट साइड का जो वेलोसिटी है और राइट साइड की वेलोसिटी, जाहिर बात है दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू, और इसमें एक जाहिर बात है कि एक का लेवल घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इसमें माइनस साइन आप लगा दो किसी भी एक जगह, मान लो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ माइनस साइन, ओके, यहाँ भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस केस में ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। ए की वैल्यू याद रखिएगा, इस साइड का जो एरिया होगा वो कितना है 1, और डेप्थ भी 1 है, ये हो गया 1 डी एच बाई डी टी। राइट साइड में ज़रा देखो ये माइनस साइन है, स्मॉल एरिया याद रखा है √10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, √10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 टू द पावर -4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा रूट और 2g, जी को भी मैं 10 ले लेता हूँ, और फिर ये हो जाएगा देखो h माइनस 2 और फिर माइनस, तो h माइनस माइनस प्लस 2h माइनस 2, तो 2 कॉमन ले फिर बाहर, ये हो जाएगा h माइनस 1, ये वैल्यू आ रही है। तो देखो √10 यहाँ भी है, √10 यहाँ भी है, तो स्क्वायर रूट आप लोगे तो ये आ जाएगा, माइनस है तो ले ही लेता हूँ मैं, 10 आएगा, फिर 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर रूट 2, फिर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, और ये अंदर बचेगा आपका h माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, रूट h माइनस 1। अब देखो क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी एच बाई रूट h माइनस 1, राइट साइड में आएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -3 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा जब टाइम 0 था तो हाइट थी इसकी 2 मीटर, और जब टाइम 500 सेकंड होगा तो हाइट कितनी होगी ये मुझे निकालना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो लोग जानते ही हैं, ये आता है 2 रूट h माइनस 1 होगा, ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगा 2 से h, और राइट साइड में आ जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू टी। ये 2 कैंसिल करो, ये 2 यहाँ से और ये 2 कैंसिल, अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 1, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये √1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया, और ये हो जाएगा आपका -10 टू द पावर -3 इंटू 500, ये हो जाएगा -0.5, क्लियर बिल्कुल। ये 1 उधर जाके जाएगा तो +1 -0.5, तो ये हो जाएगा रूट h माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, स्क्वायर ले लीजिए तो h माइनस 1 इज इक्वल टू 0.25, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर, यानी 500 सेकंड के बाद जो हाइट रहेगी लेफ्ट साइड में लिक्विड के अब जो चैम्बर उसमें लिक्विड की हाइट जो होगी वो 1.25 मीटर होगी, और वही आंसर भी है, तो सही आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया 1.25 मीटर इतना। अब ये कह रहा है कि द डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस इन फैराड बिटवीन द मेटल प्लेट्स एट t इक्वल टू 0 एंड दैट एट t इक्वल टू 500 सेकंड। तो खैर एनीवेज अब हम इधर निकाल लें, ये हाइट आ गई 1.25 मीटर, इसको पूरे को मैं मिटा देता हूँ। नहीं पड़ेगा ना, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी आगे क्या कह रहा है वो।
नेक्स्ट पार्ट कह रहा कि इनिशियल जो कैपेसिटेंस था ज़रा उसमें देखो क्या होगा। अदाई देखो हम मुझे इनिशियल इसके बीच निकालना, ये पॉइंट आप P मान लो और ये पॉइंट Q मान लो। तो P और Q के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना जब फाइनल जब स्टार्ट हुआ था और जब ये 500 सेकंड के बाद ये क्या हुआ। तो ज़ाहिर देखिए इधर से आएगा तो ये C1 है और ये C2 है और दोनों पैरेलल में होगा। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियल में निकालो C इनिशियल, दोनों पैरेलल में तो C1 प्लस C2। तो C1 ज़रा बताओ क्या होगा। C1 आपका हो जाएगा पूरी तरह भरा हुआ है ना ये जो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो K 15 है, एप्सिलॉन नॉट A कितना है, A इज़ 1 × 1 मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई D इज़ 2 मीटर। अब प्लस C2 क्या हो जाएगा, C2 खाली था, पूरा एयर था, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज अगेन 1 बाई डी। तो ये हो जाएगा 15 × 16/2, ये हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट C इनिशियल कैपेसिटेंस एट T0। अब देखो फाइनल में क्या होगा, फाइनल में ये एयर हो गया इतना और ये आपका लिक्विड है। लेफ्ट साइड में भी ये बात है और इसमें ये वाला एयर है और ये लिक्विड है। ज़ाहिर ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों पैरेलल। याद रखना ये और ये मिलके इसका जो दो कैपेसिटर मिलेगा वो सीरीज़ में है, फिर ये और ये आपस में सीरीज़ में है और फिर ये दोनों पैरेलल में। तो मैं लिख रहा हूँ C लेफ्ट, तो C लेफ्ट हो जाएगा C एयर, बल्कि सोचो फॉर्मूला में लगा रहा हूँ ज़्यादा अच्छा है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट A यानी 1 मीटर डिवाइड बाई, ये याद होगा ना कि सीरीज में जब होता है तो सिग्मा ऐसे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई सिग्मा TI बाई KI, कितना थिकनेस है और उसका K क्या है। तो लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे खूब ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बता रहा हूँ। तो इन दोनों का मैं लिख रहा हूँ सीरीज़ में। तो एप्सिलॉन नॉट A तो हमने लिख दिया, A जो है 1 मीटर ये और 1 मीटर डेप्थ, तो 1 मीटर ये स्क्वायर आएगा, तो एरिया तो 1 मीटर है। अब देखो E जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपके आ गया है 1.25, तो इधर का कितना बचा है 0.75, तो थिकनेस हो जाएगा 0.75 और चूँकि एयर है उसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना हो गया 1। लिक्विड जो है उसकी हाइट क्या है, थिकनेस क्या है 1.25 और उसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है 15। तो एक तो ये हो गया, ये लेफ्ट चैम्बर का हो गया है ना, और बल्कि ऐसे ये हाँ ये लेफ्ट वाले इसका पूरा हो गया। अब फिर दोनों पैरेलल ही में है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, C ये इनिशियल था ना, C फाइनल निकाल रहा हूँ। ये तो लेफ्ट का हो गया और प्लस क्योंकि लेफ्ट और राइट मिलके तो पैरेलल ही में है, तो यहाँ फिर वही लिखूँगा एप्सिलॉन नॉट एरिया इज़ 1 डिवाइड बाई फिर वही सिग्मा TI बाई KI, थिकनेस बाई K का सम। तो अब इधर जब आएंगे तो ये इस साइड जो है ये पूरा जो है ये आपका 1.25 है, मैं लिखूँगा 1.25 और इसके नीचे एयर है। अब फिर इधर जो बचा हुआ वो लिक्विड है 0.75 और उसमें लिक्विड कितना है 15। बस ये सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो इनिशियल आपको मालूम हो गया, फाइनल मालूम हो गया, आपसे इसका डिफरेंस पूछा है, अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। भाई कैलकुलेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या मतलब सॉल्व कर लोगे आप, बेसिक जो कंसेप्ट मैंने बता दिया अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो CI माइनस CF आप निकालना और हमको लगता है सॉल्व करने के बाद इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद जब n निकालेगा आप तो n की वैल्यू ये आनी चाहिए 1.97, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट। अब आइए नेक्स्ट ये वाला कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17-18 स्टेम क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क है भाई मेरे, ऑफ रेडियस सब लिखा जा रहा हूँ, रेडियस कितना है 0.2 मीटर एंड मास दे रखा है 1 kg। डिस्क का, ये डिस्क का केस is pivoted at its top point C so that it can rotate freely around C in the explanation of the figure. Initially when the disk is at rest, a particle of mass, एक पार्टिकल का मास दे रखा है, ये पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, पार्टिकल का मास दे रखा है 20 ग्राम यानी 0.02 kg है ना। ट्रैवलिंग अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन, ये पार्टिकल से स्ट्राइक किया है विथ स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। पहले ये ऐसे जा रहा है और कोलिजन के बाद हिट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क एट द पॉइंट P पे हिट किया। आफ्टर कोलिजन ये इनिशियल है और V फाइनल जो पार्टिकल का वो डाउनवर्ड हो गया है, कितनी स्पीड से जा रहा है 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलेरेशन वगैरह दे रखा है ग्रेविटी का। अब आपसे पूछा है कि आफ्टर द कोलिजन द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड पॉइंट C इन द एक्स वाई प्लेन, द मैक्सिमम चेंज इन द हाइट ऑफ इट सेंटर O, यानी जब आप हिट करने के बाद ये घूमेगा ना, घूम के मान लीजिए कि ये थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा कुछ इस पॉइंट पे, तो ये हाइट O कहाँ तक जाएगा, ये हाइट ही निकालने के लिए पूछा है आपसे।
कि सेंटर कितना राइज कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करो, तो हम लिखेंगे सिग्मा एल आई इज इक्वल टू सिग्मा एल एफ सिस्टम का। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का क्या है, देखो एम वी आर लिखूंगा मैं, इसके अबाउट निकालो, याद रखिएगा ये सारा एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट है, सी के अबाउट, इसका भी सी के अबाउट, इसका भी सी के अबाउट। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम आर क्रॉस पी, तो एम वी आर लिखोगे तो एम कितना जरा देखो, एम है 0.02 और वी कितना है 100, और आर देखो, आर ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर कॉस 45। तो आर ले लीजिए, यानी आप मैं लिख रहा हूँ आर प्लस आर कॉस 45। ठीक है और कोलिजन के बाद क्या हुआ है, कोलिजन के बाद देखो दो तरह की, एक तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा, तो इसका मैं लिखूंगा आई ओमेगा, और ये पार्टिकल ऐसे मूव किया है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये ऐसे यहाँ दे देता हूँ, इसके बाद लेना है, तो इसका भी आर क्रॉस पी, ये भी ऐसे ही जाएगा, क्लॉकवाइज ही वाला दे रहा फॉर्मेट है ना, देख लो ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है पी। ठीक है, तो ये आर क्रॉस पी, यहाँ से आर और क्रॉस पी, राइट। तो इसका भी प्लस ही आएगा, और वो कितना आएगा देख लो, एम वी, एम है 0.02 इंटू 90। ठीक है, और ये आर साइन 45 हो गया इंटू आर साइन 45। तो सॉल्व नहीं करना था इसको, थोड़ा सा ऐसे करना था, ठीक है, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। ये था एम, स्मॉल एम लिखूँगा मैं, उसको कैपिटल एम लिखूँगा, स्मॉल एम इंटू 100 इंटू आर 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम इंटू 90 आर 1/√2। तो पहले 100 mr लिख लूँ मैं, 100 mr प्लस 100 mr/√2 और माइनस 90 mr/√2 है ना, राइट साइड में आई ओमेगा। तो सॉल्व कर लो, 100 mr और 100 mr कितना हुआ है, 100 इंटू एम कितना है 0.02, तो ये 2 हो जाएगा, 2r, r कितना है 0.2, मैं लिख रहा हूँ भाई 0.02 इंटू 0.2, और फिर 100 mr यहाँ भी आ गया, तो 100 mr देखो लो ये 2 हो गया, 2 इंटू 0.4 आएगा ये, यानी मैं फिर से कर ले रहा हूँ 0.4 है ना, 2 इंटू 0.4 प्लस ये 0.4 तो रहेगा ही नहीं, 100 mr माइनस 90 mr है, तो यानी 10 mr, 10 इंटू 0.02 इंटू 0.2/√2, √2/2 कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 ख़त्म। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 0.4 प्लस 0.02 इंटू √2 1.4 होता है, तो ये हो जाएगा 0.028। ठीक है, इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब आई कितना होगा मैं दिखा रहा हूँ, ओमेगा ही तो निकालना है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 0.428 बाई इनर्शिया। इनर्शिया कितना होगा जरा बताओ, इसके अबाउट निकालना है, तो सेंटर के अबाउट होता है हाफ mr² प्लस mr², 3/2 mr², 3/2 m कितना है 1 kg, और r² का मतलब 0.04। ठीक है, तो एनीवेज ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, मेथड समझ में आ गया होगा यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है कि एनर्जी कंजर्व कर लीजिएगा। एक बार आपको जस्ट कोलिजन के बाद इसके एंगुलर वेलोसिटी मालूम होगी, तो अब आप एनर्जी कंजर्व कर लो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। अब मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा कि इस डिस्क में क्या हो रहा है, तो डिस्क के लिए अगर मैं लिखें फॉर डिस्क ओनली, टकराने के बाद जो इसको काइनेटिक मिली है यही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ जाके रुक जाना है इसको, तो ये लिखूंगा मैं mgh, हो गया।
अब देखिए इनर्शिया मालूम ही है, ओमेगा यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम मालूम ही है डिस्क का, जी मालूम ही है, यहाँ से हाइट आपको निकल जाएगी, यू कैन इजली फाइंड आउट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये 17 हो जाएगा आपका, आसानी से आंसर यहाँ दे रखा है। फिर 18 में क्या है देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, ये बहुत आसान है, इसमें क्या करना होगा, इनिशियल काइनेटिक वाले निकाल लेना, तो ये होगा हाफ मास ऑफ पार्टिकल इनटू इसका 100 का स्क्वायर, ये था। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में दो तरह की एनर्जी, हाफ डिस्क की एनर्जी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ही निकाल चुके हैं, और प्लस हाफ मास ऑफ पार्टिकल, कॉलिजन के जस्ट बाद जो है इसकी स्पीड थी 90 का स्क्वायर, हो गया। दोनों को डिफरेंस ले लेना, काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल निकालना है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, यूल गेट द आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस था, और ये ये था पेपर नंबर 2 जे एडवांस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।